हेडिंग दे दो चैप्टर आपका, फिर वापस से कर देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बता रहे थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। पॉइंट को लिख सकते हैं, दिस चैप्टर डील्स with the this chapter deals with the extent of reaction। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब हम क्या बताए थे कि रिएक्शन आपका कितना कंप्लीट हुआ है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, द basis of extent of reaction, it can be classified into parts। it can be classified into two parts। फर्स्ट आपका क्या बोले हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट आपका बोले रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा क्या बोले हम, इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा हम बोले इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला आपका है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा आपका है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर जो क्लासिफाई किया गया है रिएक्शन को, दो पार्ट में किया गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? हेलो, चलिए इसको लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए इसको। वो स्टार्ट कर देंगे, वो रेगुलर क्लास जो चल रहा है ना, ऑफलाइन तो होगा ही ना, फिर उसमें स्टार्ट करेंगे उसको, वहाँ जहाँ से पढ़ाए थे, जिस जिस जैसे सराय डेला वाला को जो चल रहा था वो पढ़ाएंगे, फिर बैंक मोड में जो चल रहा था वो पढ़ाएंगे। अभी मर्ज चल रहा है तो उसमें हम लोग कॉमन टॉपिक ही देखेंगे, है ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना यार, और ये मत सोचना कि फिर से पढ़ाइएगा क्या इसको। डाउट जो भी, हाँ जो भी डाउट होगा पूछ लेना, हम कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जल्दी आराम आराम से चलेंगे, लेकिन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़े आगे। यस सर। बाकी लोग लिख लिए? यस सर। चलिए ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट आप हेडिंग दे दो, नेक्स्ट पे चले जाए हम। तो आप सबसे फर्स्ट आप हेडिंग दो, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए, तो इरिवर्सिबल में हम लोग क्या मतलब होता है सर, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? तो इरिवर्सिबल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट आपका ऑलमोस्ट कितना होगा, 100% होगा। अच्छा, एक्सटेंट ऑलमोस्ट 100% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितना भी रिएक्टेंट है वो सारा रिएक्टेंट तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बताइए कोई डाउट है इसमें? मतलब आपके पास कुछ भी रिएक्टेंट बचा हुआ नहीं रहेगा, जो भी रिएक्टेंट होगा वो सारा रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक्सटेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका 100% होता है। बताइए बात क्लियर है क्या? चलिए, तो अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम तो सुना ही होगा तुम लोग। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaCO3, ये सॉलिड, जब इसको हीट किया जाता है तो ये पूरा ये किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड Ca सॉलिड, अब प्लस कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस निकलेगा। क्लियर है क्या? तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जितना भी रिएक्टेंट है, ये जितना कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर। बताइए कोई डाउट है क्या? हेलो। चलिए दूसरा एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं। ये पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम सुने हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बोलो यार हाँ या नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजर, हाँ सर। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, जिसको तुम लोग एसिड बेस रिएक्शन बोलते हो। जैसे एसिड बेस रिएक्शन क्या, जैसे NaOH, ये तुम्हारा बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस एक एसिड ले लिया हम HCl, ये तुम्हारा कन्वर्ट होगा किसमें, NaCl, प्लस किसमें, H2O में। ये भी जो रिएक्शन होता है, ये भी रिएक्शन फॉलो करता है इरिवर्सिबल रिएक्शन को। क्लियर है क्या? यहाँ भी यहाँ भी जितना रिएक्टेंट है, ये सारा रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो चुका हुआ किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है क्या? चलिए तीसरा जो रिएक्शन आपका है, तीसरा रिएक्शन आपका है इसमें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन आपका है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर क्या, आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपके पास है NaBr, और यहां से ले लिए AgNO3। बताइए यहां से क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, NaBr, ये किस में टूटेगा जल्दी बताओ, Na प्लस में और Br माइनस में। और ये AgNO3 किस में टूटेगा, Ag प्लस में और NO3 माइनस में। बताइए हाँ या नहीं, क्लियर है? हेलो। ये देखिए, ये नेगेटिव वाला, यस सर। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, इधर AgBr का प्रिसिपिटेट प्लस NaNO3 प्लस NaNO3। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है? तो यस सर। ये तीनों रिएक्शन जो है आपका, ये तीनों रिएक्शन फॉलो करता है इरिवर्सिबल रिएक्शन को। ये तीनों रिएक्शन जो फॉलो करता है, ये किसको फॉलो करता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है यहां तक? तो यस इरिवर्सिबल सर। रिएक्शन में क्या होगा कि एक्सटेंट तुम्हारा 100% रहेगा। और एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि जितना भी रिएक्टेंट है वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है क्या? चलिए यस सर। लिख लीजिए इसको पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा तो बताना यार। देखो एक मिनट और, ये मीटिंग जो है 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जूम के अंदर क्या है कि 40 मिनट का ही लिमिट होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और जैसे मीटिंग खत्म होगा तुमको दूसरा आईडी मिलेगा और तुरंत लॉगिन कर जाना। 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप तुरंत ज्वाइन कर लेना। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम लोग कुछ इसमें पॉइंट लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। नोट लगा लीजिए।
नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिएक्शन, इसी का पॉइंट लिखा रहे हैं, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, सिंगल एरो। ये जो एरो है, ये एरो जो हम इधर दिए थे प्रीवियस पेज में जा रहे हैं, ये वाला एरो आप लोग को दिख रहा है ना सबको? ये जो एरो है, ये एरो इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, ये एरो इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है। दूसरा पॉइंट, अब एक बात बताओ यार, तुम खुद सोच के बताना कि ये रिएक्शन जो है, जितना भी रिएक्टेंट है, वो सारा रिएक्टेंट मेरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बताओ। प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आने का कोई चांस नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब कहाँ क्या होता है? जहां पर दो चीज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर है क्या? तो इस केस में, इरिवर्सिबल के केस में इक्विलिब्रियम आने का कोई चांस नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, दे डू नॉट अटेंड इक्विलिब्रियम, दे डू नॉट अटेंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, बता दिए आप। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा आगे जाएगा रिएक्शन, कि सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये रिएक्शन कभी पीछे नहीं आएगा। तो इसके अंदर लिखेंगे ये हमेशा आगे जाएगा, प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोसीड ओनली इन, समझा। हाँ बता दे रहे, प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा पॉइंट समझा बताओ? देखो, मतलब प्रीवियस पेज में जा रहे हैं, ये जितना रिएक्टेंट है ये सारा प्रोडक्ट में जा रहा है, तो ये हमेशा आगे बढ़ेगा, ये रिएक्शन कभी पीछे नहीं आ सकता। क्लियर है क्या? तो वही पॉइंट लिखे हैं, प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कभी बैकवर्ड नहीं होता है, वो हमेशा किधर शिफ्ट करता है? फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। अच्छा, फॉरवर्ड क्यों शिफ्ट करता है? क्योंकि जो इसका एक्सटेंट है, इसका एक्सटेंट ऑलमोस्ट 100% है, तो जितना रिएक्टेंट है वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बताइए, कोई डाउट है क्या? चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड, लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। सेकंड आपका है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? दिख रहा है क्लियर सबको? चलिए, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इसका जो एक्सटेंट होगा तुम्हारा, इसका जो एक्सटेंट होगा वो आपका होगा ग्रेटर देन 0, लेस देन कितना, 100। पहला पॉइंट तो इसका यही है। मतलब इसमें क्या हो गया कि जितना रिएक्टेंट है वो सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? दैट मीन्स इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रोसीड, हम लोग लिख सकते हैं प्रोसीड, लिखेंगे हम लोग प्रोसीड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोसीड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई साहब। अच्छा, ये आगे भी आ सकता है और पीछे भी जा सकता है, तो कोई एक समय ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाने का रेट और पीछे आने का रेट क्या हो जाए? बताओ जल्दी से, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हो कि इस केस में सर इक्विलिब्रियम को अटेंड कर सकता है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, दे कैन अटेंड इक्विलिब्रियम, दे कैन अटेंड इक्विलिब्रियम। हाँ, क्लियर है क्या? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट कैन बी डिनोटेड बाय, इट डिनोटेड बाय
उसमें सिंगल एरो था, इसके अंदर इस टाइप का एरो होगा, डबल साइडेड एरो। ये एरो जहां भी होगा वहां आप समझ जाना उस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन आपको दिया गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? हेलो। ठीक है। जैसे इरिवर्सिबल में था सिंगल एरो, और रिवर्सिबल में क्या होता है, डबल एरो होगा। तो डबल एरो मतलब समझ जाना आप कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, पॉइंट। चलिए, कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े? हाँ, अभी लेंगे एग्जाम्पल, लिखो तो पहले। क्या विवेक, वेदांत, नेहा, रिया, तुम लोग को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लोगे तो बताना। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इसके अंदर हम लोग इसी में अभी चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। अच्छा, एक बात बताओ यार, कि अगर ये रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, तो क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हो सकता है? नहीं, तो इसमें हम लिख लेंगे द रिएक्शन कैन नेवर बी कंप्लीट। पर भी, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि आप कोई सा भी ले लो रिएक्शन, जैसे मान लो कि ये आपका कोई रिएक्टेंट है, एक मिनट ध्यान देना। ये अगर इस तरह का साइन आपको दिखा, ये रिएक्टेंट है, आर से सी बना होगा, तो ये वाला जो ऊपर वाला एरो है, ये आगे जाने का रेट है, इसको बोलेंगे आरबी। और ये इधर, ये सॉरी, ये फॉरवर्ड है ना, आगे जा रहा है, इसको बोलेंगे आरएफ। आरएफ बोलेंगे। और यहाँ पे आपका ये आरएफ हो गया, और इधर जो पीछे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, आरबी बोलेंगे। आरएफ तुम्हारा क्या है, बोलता रेट ऑफ, क्या बोलोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड आरबी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन जो भी होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारा क्लोज्ड कंटेनर के अंदर होता है। जो भी हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड होता है, वो क्लोज कंटेनर के अंदर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो। क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आने का चांस है ना, अगर ओपन कंटेनर रहेगा तो कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब क्लोज हमारा क्या, कंटेनर हमारा क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। क्योंकि जितना रेट रेट जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट तभी इक्वल वहां पे आएगा। अगर ओपन कंटेनर रहेगा तो वो जितना भी आपका रिएक्टेंट वो सारा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। चलिए, लिख लीजिए पहले इसको।
ले लेगा एक बार क्या बोलते रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी।
चलो आवाज आ रही है? यस सर। चलो देखो क्या बोल रहे थे, Yes, sir. क्या बोल रहे थे, रिवर्सिबल रिएक्शन में बोल रहे थे हम। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये बात बोले थे कि ये रिएक्शन होगा वो तुम्हारा क्लोज कंटेनर के अंदर होगा। इस पॉइंट को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पहले इसमें लिख लेते हैं, इसमें लिख लीजिए पहले। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल, मतलब कोई सा भी, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही ले लो, अगर ये साइन दे देगा ना, मतलब समझ जाना वो रिवर्सिबल है। कोई सा भी रिएक्शन दे सकता है, अगर वो सिर्फ ये साइन दे दे आपको तो आप समझ जाना कि वो जो वो यूज किया है वो क्या यूज किया है, रिवर्सिबल रिएक्शन एज ए यूज किया है। क्लियर है? हेलो? जैसे मान लो कि यही रिएक्शन तुम्हारा रहा, केवल हम प्रीवियस पेज में जा रहे हैं, यही रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम ये साइन नहीं देकर डबल एरो दे देते तो हम क्या समझते कि ये जो रिएक्शन हमारा, ये कौन सा रिएक्शन होता? रिवर्सिबल रिएक्शन होता। बोलो बात क्लियर है क्या? तो लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, most of the chemical reaction do not go to not go to completion, not go to completion in a closed system, in a closed system, in a closed system, and they have tendency, and they have tendency, and they have tendency to achieve the equilibrium, to achieve the equilibrium point, equilibrium point, and this equilibrium point is known as स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मतलब समझ लीजिए आप लोग कि ऐसा देखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन वो कंप्लीट नहीं होता है क्लोज सिस्टम में, तो वहां पे चांस होता है कि वहां पे क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। बोलो बात क्लियर है क्या? और जहां पे जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बताओ हाँ या नहीं? चलिए इसको पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुत आसान है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन देखा गया है कि क्लोज सिस्टम के अंदर कंप्लीट नहीं होता है, तो वहां पे टेंडेंसी रहता है कि इक्विलिब्रियम अचीव कर जाए, और जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सही है? यस। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट करते रहेगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट करते रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि रेट आगे जाने का और रेट पीछे आने का दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हाँ सेम हो जाएगा, तो उसी पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन सा पॉइंट आ चुका है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है, और उसी पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप सिंपल सा भाषा में ये भी बोल सकते हो कि सर जहां पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ वहां पे आगे जाने का रेट और पीछे आने का रेट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए कोई भी कंटेनर ले लो ना, क्लोज सिस्टम ले लो,
तो चारों तरफ से वो क्लोज्ड रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है कंटेनर आपका। समझ रहे हो ना कंटेनर? चलिए आगे बढ़े। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट पेज में देखिए, एक ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ हम बना रहे हैं रेट वर्सेस टाइम में। ये रेट वर्सेस टाइम में ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ये बना, और यहां से हम इसको लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे क्या हुआ है, ये मान लो आपका ग्राफ है, ये आपका है बैकवर्ड जाने का, और ये फॉरवर्ड का ग्राफ है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है हमको, कि इस पॉइंट पर क्या है, कि रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है रेट ऑफ फॉरवर्ड के बराबर। तो ये पॉइंट जो हमारे लिए बन गया, ये कौन सा पॉइंट हमारे लिए बन गया, स्टेट ऑफ क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या नहीं। चलिए लिख लीजिए इसको भी। अलग क्यों होगा, वो आगे कांस्टेंट हो गया ना, बराबर हो गया ना रेट वहां से। चलिए बढ़े आगे। इसी तरह एक और ग्राफ होता है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये ग्राफ बना रहे हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोले तो बोलो यार, पढ़ा दिए तुम लोग को, मोलारिटी वगैरह नहीं पढ़ाए हैं। देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये लगातार कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन हमेशा किसका बढ़ता है, प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन हमें घट रहा है मान लो, तो घटता किसका है, रिएक्टेंट का, क्योंकि रिएक्टेंट रिड्यूस करता है और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ग्राफ के बीच में भी कहीं पे इक्विलिब्रियम आ सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे इस जगह पे भी, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाए। मतलब इस पॉइंट, यहाँ जो ये पॉइंट है और यहाँ वाला पॉइंट, दोनों पे रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? हेलो। ठीक, हाँ हाँ, फिर से एक बार करें। जैसे देखो, हम क्या बोले कि ये वाला जो ग्राफ है, ये जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लगातार टाइम के साथ, तो ये प्रोडक्ट का हो गया। और ये देखिए लगातार घट रहा है, तो ये किसका हो गया ग्राफ, आपका रिएक्टेंट का हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का ग्राफ ये गया है, तो इसके बीच में भी कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट पे रेट बराबर हो जाए, या फिर यहाँ पे अगर रेट जैसे अगर बराबर होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, हम तुरंत वहां पे क्या बोल देंगे कि कौन सा पॉइंट आ चुका है, इक्विलिब्रियम। तो मतलब वहाँ नहीं हो कहाँ पे, ये ग्राफ लगा, ये लगातार बढ़ रहा है ना, वो तो आपको पता रहेगा ना कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम आना है, वो तो क्वेश्चन में आपको पता रहेगा ना कि हाँ इक्विलिब्रियम आ सकता है कहीं पे भी। ये हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बराबर तो हो ही सकता है ना इक्विलिब्रियम पे, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर रेट मान लो बराबर हो गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम तो आ ही गया अपना। क्लियर है क्या? Yes. तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे आ सकता है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। दोनों ग्राफ बना लीजिए, और दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये रेट वर्सेस टाइम में और ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में।
इस पॉइंट का मतलब देखो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर इसी चीज को हम बना सकते हो, अगर आप कंसंट्रेशन में, तो एक बार इस ग्राफ को ये भी बना सकते हैं कि सर आप जैसे बोल रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये चीज चला, ध्यान देना, इस पॉइंट पे हुआ है, और यहाँ से ये चला, यहाँ से गया, और यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा फिर, कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे यही चीज हम करें कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पॉइंट पे क्या हो गया, आपका सेम हो गया, तो किसी भी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ। क्लियर है क्या? हेलो? हाँ, मतलब इक्विलिब्रियम, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो भाई साहब इक्विलिब्रियम तो आ ही सकता है ना। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम तो आ ही सकता है ना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जितना रेट होगा फॉरवर्ड जाने का, एक समय ऐसा होगा कि रेट बराबर हो जाए दोनों का, फिर क्या करेंगे हम लोग? तो रेट अगर बराबर हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया आपके पास, वहां पे जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट हमारे लिए कौन सा पॉइंट बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। क्लियर है? चलिए, दोनों तीनों ग्राफ बना लीजिए। मतलब इस पॉइंट का कहने का मतलब बस यही है कि ये पॉइंट और यहाँ के बाद देखिए ग्राफ इस तरह बन जाएगा आपके पास। चलिए बढ़े आगे। हेलो? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, लिखिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। दिस लॉ state that this law state that rate of reaction is directly proportional to active mass of the reactant. Active mass of the reactant is raised to the some power, which is determined by experimentally. आप इसको पहले लिख लो, फिर हम समझा रहे हैं। आप पहले इसको लिखो, जल्दी से लिख लोगे तो बताना। बहुत फास्ट है यार तुम, बहुत फास्ट लिख रहे हो तुम लोग तो। चलो देखो क्या बोला गया है कि जो रेट है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्टिव मास है। पहले एक्टिव मास के बारे में समझते हैं थोड़ा। एक्टिव मास कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर एक्टिव मास के अंदर दो चीज ध्यान रखना है आपको। अगर मेरा एक्टिव मास, हाँ, अगर सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन मिला हुआ चीज, उस केस में सॉल्यूशन फेज बोलते हैं। सॉल्यूशन फेज, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मोलारिटी। क्या यूज करते हैं? मोलारिटी। अगर हमारा गैसियस फेज होगा, रिएक्शन जो होगा हमारा वो अगर गैसियस फेज होगा, उस केस में हम यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्लियर है क्या सबको? अच्छा, पार्शियल प्रेशर का, हेलो, ठीक ठीक है, फिर से बता रहे हैं। जो एक्टिव मास हमारा है, एक्टिव मास में हम दो चीज देखते हैं कि अगर हमारा फेज, मतलब जो सॉल्यूशन है पूरा सॉल्यूशन फेज है, तो मोलारिटी यूज करेंगे। अगर गैसियस फेज होगा
तो हम पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। मतलब पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हो और इस केस में तुम कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या तुमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। कंसंट्रेशन भी यूज कर सकते हो। बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? हेलो। चलो देखो, मान लो कि किसी कंटेनर के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी कंटेनर में अगर एक से ज्यादा गैस प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई कंटेनर है उसके अंदर 2-3 गैस प्रेजेंट है या 3-4 गैस प्रेजेंट है, तो जो खुद का प्रेशर होता है ना, जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, जो अपना प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अब क्लियर है क्या? मतलब इंडिविजुअल प्रेशर को ही हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। इसको लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लिख लीजिए, फिर हम इसका पूरा डिफिनेशन अभी समझा रहे हैं। जो मीनिंग लिखा हुआ है इस लॉ का मतलब क्या होगा, अभी हम आपको तुरंत समझा देंगे। हाँ, नोट्स लिखोगे तो समझ में ज्यादा आएगा, इतना जान लेना। नोट्स लिखने से समझ में ज्यादा आता है। अब तुम इसके भरोसे रहोगे सर वीडियो देख लेंगे, तो फिर तो वो अलग बात है। तो मिल ही जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम लोग लिखा करो, साथ साथ चला करो। ये सर लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे सर, घर लिख रहे हैं बहुत अच्छा। सर, लिख रहे हैं। अगर किसी हाँ, तो उस दिन तो मिल ही जाएगा ना, उस दिन लेक्चर भी मिल जाएगा तुमको, पीडीएफ भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। चलो बढ़े आगे। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव मास, सॉल्यूशन फेज, पोलैरिटी, गैसियस फेज, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। हाँ, अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लीजिए एक बार, आप लोग नोट्स में लिख लिए हो तो देख लो। हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं इसको। जैसे मान लो कि हमारा कोई रिएक्शन है, हम रिएक्शन ले रहे हैं कोई, ए से, ए, बी, कैपिटल बी, और ये हम ले लिए स्मॉल सी, कैपिटल सी, प्लस सी, कैपिटल डी। बताइए कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहला ये आगे जाने का है तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड, ये पीछे आने का है तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड। बताइए हाँ या नहीं, क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखिए ध्यान, इधर ध्यान से सुनना पहले। अब प्रीवियस पेज में एक बार दे रहे हैं हम, तो क्या बोला है? लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बोला है, ध्यान रखिएगा। और जो भी रिएक्टेंट होगा उसका कुछ पावर होगा जो कि एक्सपेरिमेंट से आता है। अब ध्यान से इधर देखो, अगर हम फॉरवर्ड के लिए बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। अगर हम फॉरवर्ड के लिए बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए रिएक्टेंट बन जाएगा, हाँ या नहीं? चलिए हम आरएफ लिखते हैं। आरएफ, आरएफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हम बोल दिए कि ये पूरा सॉल्यूशन है, तो हम कंसंट्रेशन लेके चलेंगे। कंसंट्रेशन का साइन बताए थे पहले भी, स्क्वायर होता है। ये देखिए कैपिटल ए, और रिएक्टेंट में बी है सर, बी, कैपिटल बी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, देखिए और क्या बोला है सर? इज सम पावर इज रेज टू द सम पावर। देखिए लिखा हुआ है कुछ पावर होगा जो कि एक्सपेरिमेंट से आता है। हम मान लिए इसका पावर P और इसका पावर Q। बताइए कोई डाउट है किसी को? चलिए हम कंसंट्रेशन मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशन फेज लिए हैं। हम कौन सा फेज लिए हैं? इसको हम क्या मान के चले? कौन सा फेज हमारा है? ये सॉल्यूशन फेज है। चलिए देखिए, अब इसी तरह इसको क्या लिखोगे तुम? इसको क्या लिखोगे बताओ? अब बी के लिए आर बी, ध्यान से सुनना। अब बैकवर्ड के लिए ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? अब ये रिएक्टेंट बन गया, कैपिटल सी, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी। हाँ, पावर, पावर क्या होगा सर? मान लिए इसका पावर आर और इसका पावर क्या मान लिए हम? एस। बताइए कोई डाउट है क्या?
तो ये साइन मोलारिटी का ही है, ब्रैकेट जो साइन दे रहे हैं ये मोलारिटी का ही तो है। कंसंट्रेशन इसी को ना बोलते हैं कंसंट्रेशन। सब भूल गया? चलो बढ़े आगे। चलिए एक मिनट ध्यान से देखिएगा। मान लो इसको प्रेशर के टर्म में लिखना रहा। मान लो इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं हम लोग। ध्यान से सुनना, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा सब लोग। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में क्या लिखोगे बताओ? आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर, जो तुम कुछ भी जो मान रहे हो तुम मान लो इसका पावर पी माने। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर हम लोग क्या मानेंगे बताओ? अगर पार्शियल प्रेशर पावर क्यू। अरे क्लियर है क्या? क्या बोले? क्या बोल रही है? बोलो फिर से। हाँ तो हाँ हाँ मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा यार, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लो ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह बैकवर्ड के लिए तो आर बी क्या लिखेंगे बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर आर और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर एस। क्लियर है यहां तक? बताइए जल्दी से, हवा लगा कि नहीं लगा? जल्दी बताइए। चलिए लग गया। नोट में एक पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से। in general we can take p q r and s। जो p q r s है is generally represented as अब आ रहा है क्या? स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, इन जनरली रिप्रेजेंटेड एज स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। अब ध्यान से सुनो, ये जो तुम्हारा पी क्यू आर एस है इसको हम इन जनरल क्या लेके चलते हैं बताओ? ये जो पी क्यू आर एस है इसको क्या लेके चलते हैं हम? स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? अच्छा, तो अब इसको तुम फिर से लिख सकते हो। अगर हमको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला गया कि इसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक मिनट हम नया पेज में पहले लिख लेते हैं, फिर तुम लोग रिवाइज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखते रहना। आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले कंसंट्रेशन लिखते हैं, कैपिटल ए का कोफिशिएंट कितना है बताओ? इसका कोफिशिएंट कितना है? स्मॉल ए तो पावर ले लेंगे स्मॉल ए, और इसी तरह कैपिटल बी का पावर क्या ले लेंगे? स्मॉल बी। इसी तरह आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? कैपिटल सी का पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी का पावर स्मॉल डी। क्लियर है क्या? ये सॉल्यूशन फेज में, प्रेशर में भी सेम लिख सकते हैं। आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर स्मॉल ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर स्मॉल बी, और आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर स्मॉल डी। बताइए कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई साहब। अभी प्रीवियस पेज करेंगे, पहले ये समझा रहे हैं, ये देख लो, ये लो। अब इसको लिख लो पहले तुम लोग, इसको पहले लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज कर दें तो आराम से लिखो, तो बच के रहना यार, कोरोना है। घर पे ही रहता है ना तुम लोग? स्कूल भी तो बंद हो गया होगा।
मयंक आवाज आ रहा है तुमको? करण? सर नेक्स्ट पेज कर दे। चलो नेक्स्ट पेज कर रहे हैं। ये लिखो नेक्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? विवेक, वेदांत, सुमित, स्नेहा, रूबी, राहुल, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ? पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो इसको पढ़ के रखना। इसके आगे नेक्स्ट कल क्लास लेंगे, अगर हाँ एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है वेदांत? तो वैसे एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे इस वीक में, कोई हाँ एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम, ठीक है? दिक्कत यहाँ तक? हाँ बोलो। जैसे पी है ना थोड़ा। हाँ बिल्कुल यार। कोई डाउट नहीं है? नोट्स अच्छे से बना लेना। फिजिकल केमिस्ट्री कॉपी अलग रखना। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किए हैं, इसके बाद आयनिक पढ़ा देंगे। बाकी एक दो चैप्टर और बचा हुआ रहेगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में, ज़्यादा टॉपिक नहीं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक में इसको मिक्स मत करना। अरे कोई बात नहीं, तो अभी तुम लेना, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं, चलो बाय।